एवरीवन, आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं पेपर एनालिसिस ऑफ सीएमए इंटर। मतलब तुम्हारे बोथ ग्रुप के 8 सब्जेक्ट्स में कौन कौन से टॉपिक को हमको प्रायोरिटाइज करना है, क्योंकि यार एक ही महीना बचा है। अब रिवीजन करने बैठ रहे हैं तो जो टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसे प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। उसकी सारी डिस्कशन, सारी लिस्ट हम देखने वाले हैं। अराउंड 14 पेपर्स मैंने एनालाइज किए हैं ऑफ योर पास्ट अटेम्प्ट, और उसके थ्रू मैं तुम्हें ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाली हूँ। बट बिफोर गोइंग इनटू दैट, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत सारा अनाउंसमेंट है। सबसे पहले तो सीएमए इंटर की टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं हम। 3 टेस्ट होंगे आपके पर सब्जेक्ट और 48 आवर्स के अंदर चेक होके आपको मिल जाएगा। लेकिन सिर्फ 20 सीट्स हैं, ठीक है? सिर्फ 20 सीट्स है, तो नीचे लिंक दिया हुआ है, जाके फटाफट से एनरोल कर सकते हो तुम। इनरोल करने से पहले एक चीज़ ध्यान देना कि सिर्फ और सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स के लिए है ये, है ना। पहला कॉस्ट अकाउंटिंग, ओएमएसएम और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये 3 सब्जेक्ट्स के लिए ही ये टेस्ट सीरीज है, क्योंकि ये तीनों पेपर मैं पढ़ाती हूँ, तो मैं तुम्हारा पेपर बढ़िया से चेक करके तुम्हें दे सकती हूँ। ठीक, ये तो हो गई पहली बात। और ये अगर आप टेस्ट देखो तो ये टेस्ट स्टार्ट हो रहा है तुम्हारा 22 मई से और 30 मई तक चलने वाला है। हर एक पेपर में एक आपको 2-2 दिन का गैप मिल रहा है। जैसे अगर आप सिर्फ ओएमएसएम का टेस्ट दे रहे हो तो 23, 24 आपका छुट्टी, फिर 25 को आपका नेक्स्ट ओएमएसएम का टेस्ट होगा, फिर 26, 27 को छुट्टी, फिर 28 को होगा। लेकिन भाई साहब बोथ ग्रुप दे रहे हो तो फिर तो तुम्हारा 22 से लेकर 30 तक पूरा लाइन से पेपर होने वाला है। टाइमिंग भी देख सकते हो, 2 से 5 तुम्हारा एग्जाम में जैसा टाइम होता है वही टाइम है। लेकिन क्या तुमको डायरेक्टली मैं टेस्ट में बैठाने वाली हूँ कि 20 से बस टेस्ट ले रही हूँ भाई साहब, उसके ऊपर मुझे कोई मतलब नहीं है? बिल्कुल नहीं। तुम्हें इस टेस्ट के लिए तैयार करने का काम भी मेरा है। तुम्हारे मैराथन सेशंस होने वाले हैं ओएमएसएम, कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। 12th मतलब कल से ही तुम्हारा मैराथन सेशन स्टार्ट हो रहा है। 12th 13th को ओएमएसएम का रहेगा। एमसीक्यू सेशन भी उसके बाद ही हम कवर कर लेंगे 14th को। फिर 15, 16 को कॉस्ट का मैराथन सेशन, 17th को तुम्हारा इसका एमसीक्यू, एमए का मैनेजमेंट अकाउंटिंग का 18, 19 को मैराथन सेशन और 20th को एमसीक्यू। मैराथन सेशन ऑफ ओएमएसएम जो 12th का होने वाला है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का ज्ञान, वो पहले ही मैंने अपलोड कर दिया। अगर तुम अभी से खाली हो, तुम्हारे पास कुछ और करने के लिए नहीं है, तुम खाली बैठे थे सोच रहे थे कुछ आएगा तो देख लूंगा, तो आ गया है भाई साहब। एसएम का मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है प्लेलिस्ट बना के। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी। अदरवाइज आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाओ, सीएमए जंक्शन चैनल पे, वहां पे भी तुम्हें ओएमएसएम का मैराथन का रीसेंट प्लेलिस्ट दिख जाएगा। वहां से एसएम वाला पार्ट तुम्हें पूरा कवर करना है और ओएमएसएम का ओएम वाला पार्ट 13th को आएगा। ठीक है, ये तो बात हो गई सारा का सारा ज्ञान जो मुझे तुम्हें बताना था। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे भाई साहब, क्योंकि कल से तुम्हारे सारे सेशंस चालू होने वाले हैं। अब आ जाओ पेपर एनालिसिस में। हमारा पेपर एनालिसिस डिस्कस करने से पहले हमें पेपर पैटर्न पता होना चाहिए कि किस तरीके का पेपर हमें दिखेगा एग्जाम में। आपके 8 पेपर सेम तरीके से ही दिखने वाले हैं। आपको स्टार्टिंग में 15 एमसीक्यूज दिख जाएगा। हर एक एमसीक्यू 2 मार्क्स का है और कोई भी रीजन देने की जरूरत ही नहीं है। मतलब मैंने ऐसे टिक किया, हो गया मेरा काम खत्म, और अभी तो वो सर्कल करने वाला आ गया, तुम्हें ऐसे भरना होगा, है ना। तो ये भरने वाला काम किया और हो गया काम खत्म। इसके अलावा तुम्हें कुछ करना नहीं है ना। तो इसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे भाई साहब, क्योंकि यही तुम्हारा 30 मार्क्स दे के जाता है तुम्हें हर एक पेपर के अंदर। अगर मैं वो 200 वाली लिमिट पार करनी है हमें, तो 50-50 मार्क्स हर एक पेपर में लेके आने पड़ेंगे, जिसमें से 30 मार्क्स में को एमसीक्यू दे के जाता है यार। इतना आसान एमसीक्यूज। और कवर कहाँ से करना है? इसको कवर करने के लिए इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मैट है वो रेफर करो, उसमें एमसीक्यूज दिए हुए हैं हर एक चैप्टर के बाद, वो कवर करो। प्रीवियस अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर्स में एमसीक्यूज दिया हुआ है, वो देख लो। और साथ ही साथ इंस्टीट्यूट ने एक नया एमसीक्यू बैंक करके निकाला है, वो आप रेफर कर सकते हो। ये तीनों चीज़ें रेफर कर लो, तुम्हारा सारा का सारा एमसीक्यू कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला काम आप कर लेंगे भाई साहब, क्योंकि ये 30 मार्क्स आपको नहीं छोड़ना है। साथ ही साथ आपके जो प्रीवियस अटेम्प्ट वाला पार्ट है, ये प्रीवियस अटेम्प्ट वाला पार्ट जब मैं तुम्हारे एमसीक्यू सेशन लूंगी ना, तो ये एमसीक्यू सेशंस में मैं तुम्हारा मोस्टली प्रीवियस अटेम्प्ट के क्वेश्चंस ही उठा के करवाने वाली हूँ ना। अब आ जाओ हमारे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में। जो 7 क्वेश्चंस हैं हमारे पास, इसमें से सिर्फ और सिर्फ 5 तुम्हें आंसर करने होते हैं। हर एक क्वेश्चन 14 मार्क्स का होता है। लेकिन ये जो हर एक क्वेश्चन 14 मार्क्स का है, इसे 3 अलग अलग तरीके से सब डिवाइड करके इंस्टीट्यूट तुमसे पूछ सकती है। पहला, वो 14 मार्क्स के क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 7 मार्क्स वाले अलग अलग टॉपिक से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या फिर अगर वो बड़ा वाला टॉपिक है कोई, तो वो एक ही क्वेश्चन पूछेंगे पूरा 14 मार्क्स का, एक ही टॉपिक से आपको आंसर करना होगा। अगर थ्योरी वाले क्वेश्चंस है तो वो ऐसा भी कर सकते हैं कि 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया 5-5 4 मार्क्स के,
हो गया काम खत्म। ऐसा ही मोस्टली पैटर्न दिखा है अभी तक के जो न्यू सिलेबस आया है उसमें, और आगे भी आपका यही पैटर्न रहने वाला है जैसे हमें हमारा MTP के अंदर दिख रहा है। अब आ जाओ, एक एक करके हम सारे सब्जेक्ट्स को उठाएंगे और उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस लॉ एंड एथिक्स। और अभी तक अगर आपने कॉपी पेन लेके बैठा नहीं है तो अब कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, क्योंकि उसका काम चालू हो गया। तुम्हें लिखना है अब कि कौन कौन से टॉपिक को पहले खत्म करना है, ठीक है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यहाँ पे है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आपको 18 मार्क्स दे के जाता है यार ये चैप्टर अराउंड। इसमें हर बार ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन तो आ ही रहा है, और पिछले अटेम्प्ट को छोड़ के बाकी 2 अटेम्प्ट में आपसे एक केस स्टडी वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है ना। एक केस स्टडी वाले क्वेश्चंस भी आते हैं जिसकी वजह से अराउंड 21 मार्क्स हो जाते हैं। लेकिन एवरेज बेसिस में देखोगे तो 18 मार्क्स तक का क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है तुम्हारा। एक केस स्टडी आ रही थी पिछले सारे अटेम्प्ट्स में, लेकिन ये वाले अटेम्प्ट में दिसंबर 24 में तुमसे वो केस स्टडी यहाँ से ना पूछ के इंस्टीट्यूट ने वो केस स्टडी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से पूछी है। तो एक चीज बता दूं, पेपर का जो पैटर्न है ना इंस्टीट्यूट तोड़ रही है। एग्जैक्ट सेम पैटर्न अब तुम्हें नहीं दिखने वाला है, बहुत सारे चेंजेस दिखने वाले हैं, है ना। तो कोशिश करेंगे कि हमने सबको एक बार पढ़ा होना चाहिए। रिविजन्स करते समय भले हम प्रायोरिटाइज कर सकते हैं हमारे टॉपिक्स को। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मैंने सबसे पहले कवर करूंगी। दूसरे नंबर पे जाओ बिजनेस एथिक्स वाला चैप्टर। भाई साहब इससे आसान चैप्टर होगा क्या, बताओ जरा मुझे। हाँ, 14 मार्क्स दे के जाता है, मुश्किल से कुछ पेजेस में ये चैप्टर खत्म हो जाता है, और ये एक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट इससे बनता है। तो एक क्वेश्चन मैंने इधर खत्म कर लिया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। फर्स्ट वाला क्वेश्चन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही आता है तुम्हारा, ये सबसे पहले कवर करोगे। सेकंड तुम्हारा प्रायोरिटी होगा बिजनेस एथिक्स, इसे कवर करोगे। थर्ड प्रायोरिटी ऑफकोर्स सी बात है कंपनीज एक्ट होने वाला है, क्योंकि यार कितने मार्क्स का पूछा जाता है, 34 ऑन एन एवरेज 34 मार्क्स का तुम्हें कंपनीज एक्ट से पूछा जाता है। तो ये हमारी थर्ड प्रायोरिटी होने वाली। इसमें भी अगर आप देखो तो ऐसा नहीं है कि इंस्टीट्यूट तुमसे डायरेक्टर से ये पूछेगी या कंपनीज वाले पार्ट से ही पूछेगी। इंस्टीट्यूट कैन चेंज इट। जैसे उन्होंने आपके दिसंबर 23 में इधर से पूछा था डायरेक्टर वाले पार्ट से, फिर वो आए जून 24 में इधर से पूछ लिया, दिसंबर 24 में फिर से डायरेक्टर में चले गए। तो ऐसे चांसेस हैं कि तुम्हारे अटेम्प्ट में ज़्यादा क्वेश्चंस वो कंपनी वाले पार्ट से पूछे, लेकिन ऊपर नीचे हो सकता है। यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चंस अगर कंपनीज एक्ट से आ रहे हैं, तो मैं तुम्हारी जगह होती तो इस चैप्टर को, अगर मैंने नहीं भी किया हुआ है अभी तक, तो मैं मैराथन सेशंस देखती लॉ के जितने भी डले हुए हैं यूट्यूब में, और उनके थ्रू 1-2 बार अगर आप मैराथन सेशंस देख लोगे तो आपका ये कवर हो जाएगा। तो मैं तो छोड़ती नहीं भाई साहब 34 मार्क्स, है ना, जिसमें 2.5 क्वेश्चंस यहाँ कवर हो गए। बताओ जरा, 2.5 क्वेश्चंस तुमसे यहाँ पूछे जा रहे हैं। तो एक क्वेश्चन मैंने यहाँ से कवर कर लिया बिजनेस एथिक्स से, एक मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से कवर कर लिया, और 2.5 क्वेश्चंस मैंने यहाँ से खत्म कर लिया। मेरे को 5 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं 7 में से। 5 में से 4.5 क्वेश्चंस मेरे बुक हो गए कि मेरे को कौन कौन से टॉपिक से करना है। इसके बाद आता है हमारे पास ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट वाला चैप्टर, जिससे आप अगर देखो तो आपको पूछा जा रहा है यहाँ पे, लेकिन एक अटेम्प्ट आ गया था जहाँ पे इससे कुछ नहीं पूछा गया था। तो ऐसे भी इसमें चांसेस है कि पूछा जाए लेकिन बीच में गायब हो जाए इंस्टीट्यूट की, तुमसे पूछा ही नहीं तुम्हारे अटेम्प्ट में। तो फिर कहाँ जाएंगे हम जाएंगे हमारे पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट में, जो ऐसे लगता है कि यार इससे कहाँ से पूछा जाता होगा। लेकिन अगर आप देखो तो हर एक अटेम्प्ट में तुम्हारा ये जो न्यू सिलेबस आया है, हर एक अटेम्प्ट में पूछा जा रहा है तुमसे ये पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी वाला चैप्टर। तो ये पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी को हम देंगे 4th नंबर, और 4th नंबर पे इसे कंप्लीट कर लेंगे। 5th नंबर पे हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में जाएंगे और उसे खत्म करेंगे, ठीक है। चलो, तो ये कुछ सीक्वेंस मैंने बता दी है। उसके बाद के अगर चैप्टर्स देखोगे तो सेल ऑफ गुड्स से अप्रॉक्सीमेटली 4 मार्क्स का आ रहा है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से 3 मार्क्स का आ रहा है एवरेज में, लिमिटेड लाइबिलिटी से 3 मार्क्स का आ रहा है, फैक्ट्रीज एक्ट से 3 मार्क्स का आ रहा है। तो ये छोटे मोटे चैप्टर्स हैं जिनको सबसे आखिरी में एक एक करके उठा के निपटा देना। लेकिन ये 5 तुम्हारी प्रियोरिटी मैंने बता दी है तुम्हें, ये प्रियोरिटी वाले चैप्टर्स को सबसे पहले खत्म कर दोगे, ठीक। चलो आगे बढ़ो टुवर्ड्स द क्वेश्चंस। तो अगर आप देखो तो बहुत सारा मार्किंग है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं बार बार। जैसे ई कॉन्ट्रैक्ट वाला क्वेश्चन दिसंबर 24 में पूछा गया, ये पहले भी पूछा गया, ऐसा नहीं है कि तुमको एकदम ही नया पूछा गया। तो जो पहले रिपीट हो चुके हैं क्वेश्चंस वो पूछे जाते हैं भाई साहब एग्जाम में वापस से, है ना। तो ई कॉन्ट्रैक्ट वाला क्वेश्चन वापस आया है, बेलर बेली वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट पूछा जाता है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट पूछा जाता है, और कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, ये ही इसी के ऊपर केस स्टडी आती है मोस्टली।
जो तुम्हारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से केस स्टडी आता है ना, वो केस स्टडीज मैंने यहाँ मेंशन करी है। ये सारी केस स्टडीज अगर आप नोटिस करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, इलीगल है कि लीगल है, ये बताओ, इसके ऊपर मोस्टली क्वेश्चन आता है आपका केस स्टडी वाला, ठीक है। फिर इंडेमनिटी वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं, एंड माइनर्स वाला, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं, तो अगर मैं रिवाइज करने जा रही हूँ तो पहले इन टॉपिक्स को कवर कर लूंगी, लेकिन यार कोशिश करेंगे कि इसे पूरा कवर कर पाए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाला चैप्टर। नेक्स्ट आ जाओ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, वेरियस टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेंशन्ड इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इसके बारे में 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। फिर नेगोशिएशन एंड असाइनमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में भी पहले क्वेश्चन पूछ चुकी है इंस्टीट्यूट, लेकिन अगर आप देखो तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो नए पूछे जा रहे हैं, पहले पूछे नहीं गए हैं। फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में राइट्स एंड लाइबिलिटीज वाला क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, तो इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी, इसमें कितना अमाउंट ऑफ ग्रेट्युटी होगा, कितना अमाउंट ऑफ ग्रेट्युटी पे किया जाएगा, उसका कैलकुलेशन के बारे में बार बार पूछा गया है, ये देखो, है ना। और फोरफीचर ऑफ अमाउंट ऑफ ग्रेट्युटी, ये 2 टॉपिक्स है जो यहाँ पे बार बार पूछे गए। मैं सिर्फ तुमको वो टॉपिक्स बता रही हूँ जिनके चांसेस हैं, जो बार बार पूछे गए हैं, तो आगे भी चांसेस है कि पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाओ कोड ऑन वेजेस, ये चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूली एडेड है ना, तो इसे बढ़िया से देख लेंगे एक बार। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट वाला चैप्टर से अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो बेनिफिट्स एंटाइटल टू इंश्योर्ड पर्सन के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि 2 बार तो वैसे भी पूछे गए हैं ये। फिर आ जाओ कंपनीज एक्ट, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील पूछा गया था, बड़ा आसान क्वेश्चन दिसंबर 24 में। ये ऐसा नहीं है कि पहली बार पूछा गया, ये वाला क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट, बायबैक ऑफ शेयर्स बार बार पूछा गया है इंस्टीट्यूट के द्वारा, एंड डिफरेंट राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स, शेल्फ प्रोस्पेक्टस, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इशू ऑफ बोनस शेयर्स, एजीएम से रिलेटेड क्वेश्चंस, इक्विटी शेयर्स या शेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार पूछे गए। और प्रोस्पेक्टस में एक बार रेड हेरिंग पूछा गया था, एक बार शेल्फ प्रोस्पेक्टस पूछा गया था, ठीक है। डायरेक्टर वाले पार्ट में देखो तो ये क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन वाला बहुत बार पूछा गया है। और पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, देखो ये ग्रीन वाला पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाले टॉपिक को शो कर रहा है, जो कितने बार पूछा गया है बाय द इंस्टीट्यूट, है ना। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स, रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर एंड कैंसिलेशन और सरेंडर और डीएक्टिवेशन ऑफ डेट। हो गए भाई साहब, चलो। बिजनेस एथिक्स, इसमें अगर आप देखो तो पैटर्न्स नहीं है, मतलब इंस्टीट्यूट कहीं से भी उठाती पूछ लेती, वैसे भी इतना छोटा चैप्टर है, इसे पूरा कंप्लीट कर लेंगे। कोशिश करो कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे 5 मैंने तुमको टिक करा है, वो तो भाई साहब हम पूरे कवर करें, उसके बाद हम देखें कि कौन सा इंपॉर्टेंट है और उसको पहले कवर कर लें। अब आ जाओ नेक्स्ट सब्जेक्ट में, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हमारे पास सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, ये सबसे आसान चैप्टर, अकाउंटिंग फंडामेंटल्स। 21 मार्क्स आता है इससे, 7, 14, 21 दिसंबर 24 में, जून 24 में 7, 14, 21, दिसंबर 23 में 7, 14 प्लस 5 मार्क्स, तो मतलब तुमसे अप्रॉक्सीमेटली 21 मार्क्स का यहाँ से पूछा जा रहा है। पर वो ऊपर नीचे कर सकते हैं, जैसे जून 23 के न्यू सिलेबस में देखो तो उन्होंने सब टॉपिक से उठा के कुछ ना कुछ पूछा था तुम्हारे अकाउंटिंग फंडामेंटल के अंदर। फिर दिसंबर 23 में उन्होंने ऊपर वाले ये 3 टॉपिक से पूछा, जून 24 में नीचे वाले ये डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट एंड रेक्टिफिकेशन एंड बेड डेट वाले टॉपिक से पूछा। फिर दिसंबर 24 में उन्होंने ऊपर वाले टॉपिक से पूछा, तो वो ऊपर नीचे खेल सकते हैं तुम्हारे साथ, तो ये वाला चैप्टर अच्छे से कर लेंगे भाई साहब। नेक्स्ट आ जाओ, हमारा प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 24 मार्क्स का इससे क्वेश्चन आता है। और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड बार बार पूछ रही है इंस्टीट्यूट, लेकिन इंस्टीट्यूट भाई साहब खेल करते रहती है, आई एम टेलिंग यू। भले इस चैप्टर से आगे भी पूछा जाएगा इतने मार्क्स का, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी कि वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड या कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन से भी 14 मार्क्स का आया था पिछली बार, है ना। तो इन्हीं दोनों से पूछें, वो इस बार मन करेगा नॉट फॉर प्रॉफिट से पूछ लेंगे, क्योंकि नॉट फॉर प्रॉफिट से कई बार से नहीं पूछा है। तो अगर तुम ये प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाले टॉपिक पे डिपेंड हो रहे हो, जो 24 मार्क्स का है, डिपेंड होना चाहिए इस टॉपिक पे, तो आपको ये पूरा का पूरा खत्म करना है। क्योंकि देख लो, एक फुल क्वेश्चन इससे 5th वाला क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में दिसंबर 24 में, और 4th वाला क्वेश्चन आया था तुम्हारा
ये दिसंबर 24 के एग्जाम में 14 मार्क्स का, एक कमर्शियल से पूछा, एक इनकम्प्लीट से पूछा, तो 28 मार्क्स का तो इसी चैप्टर से पूछ लिया था इंस्टीट्यूट ने पिछली बार। और इंस्टीट्यूट ने बहुत बड़ा खेल कर दिया तुम्हारे साथ, दैट इज पार्टनरशिप से तुम्हारा हर बार 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन और एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा था भाई साहब, हर बार आ रहा था। पूरी जिंदगी ऐसा ही हुआ है पार्टनरशिप के साथ। लेकिन इस बार इंस्टीट्यूट ने तुम्हारे साथ कर दिया नाटक। दिसंबर 24 में उन्होंने पूछा ही नहीं। मैंने वीडियो बना दिया ना कि पार्टनरशिप हर बार पूछा जाएगा, शॉर्ट्स में सबको बता दिया, तो इंस्टीट्यूट ने देख लिया लग रहा है। तो इंस्टीट्यूट अब इस बार नहीं पूछा है, पर चांसेस हैं कि आगे पूछा जाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, है ना। तो आगे पूछने के चांसेस अभी भी हैं। लेकिन आई विल सजेस्ट यू कि प्रायोरिटी में रखना है तो प्रायोरिटी में सेकेंड इसको रखो, क्योंकि इससे आने के चांसेस हैं। इनके पास यहाँ पे 3 टॉपिक्स हो जाते हैं, पार्टनरशिप एक ही टॉपिक हो जाता है। अब नेक्स्ट आ जाओ तुम्हारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो बच्चे नहीं ध्यान देते हैं कि यार क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, और इंस्टीट्यूट बस इसी के ऊपर ध्यान देती है। क्योंकि देख लो तुम 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19 मार्क्स का तुमको पिछले अटेम्प्ट में पूछ लिया भाई साहब। सिर्फ इस चैप्टर से 1.5 क्वेश्चंस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से बना दिए इंस्टीट्यूट ने तुम्हारे लिए। यहाँ पे भी पूछा गया है, इससे पहले भी पूछा गया, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा जा रहा है, पूछा तो जा रहा है हर बार। तो हमें अगर इससे बढ़िया से प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि अच्छा मार्क्स देके जाता है हमें एग्जाम में। नेक्स्ट, तो ये हो गई मेरी 3rd प्रायोरिटी। 4th में मैं रखूंगी पार्टनरशिप को, अभी तक के जो भी सिचुएशंस चल रहे हैं उस हिसाब से। अब आ जाओ छोटे मोटे टॉपिक्स, लेकिन हर बार पूछे जाने वाले टॉपिक्स, जैसे ब्रांच अकाउंटिंग, जैसे इंश्योरेंस क्लेम, है ना। तो ये 2 टॉपिक्स को मैं 5th और 6th मार्क कर रही हूँ। इसके बाद अगर आपको कवर करना है तो हायर परचेज में जाएंगे, और उसके बाद आप ये अपना अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शंस वाले टॉपिक को करेंगे। अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन से पूछा जाता है, लेकिन इंस्टीट्यूट बार बार ऊपर नीचे करती है। इसमें भी एक क्वेश्चन पूछेगी बस, लेकिन वो बिल ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर कुछ भी ऊपर नीचे कर सकती है। चलो आगे बढ़ेंगे। हमारे टॉपिक्स की अगर बात करें तो जैसे मैंने तुम्हें बताया कि इंस्टीट्यूट ने इधर से पूछा दिसंबर 23 में, दिसंबर 24 में भी ये ऊपर के ये 1.7 तक का जितना टॉपिक है ना तुम्हारे स्टडी मैट में, 1.1 से लेके 1.7 उसी वाले पार्ट से पूछा। और जून 24 में ऐसा किया था कि ये बीच 1.8 वाले टॉपिक से पूछा था। तो अगर तुम ऐसे पैटर्न के हिसाब से चलना चाहते हो तो चांसेस मुझे दिख रहे हैं कि इसके पूछे जाएंगे क्वेश्चन, पर यू नेवर नो। तो इस चैप्टर को जब प्रिपेयर कर रहे हो तो सब कुछ प्रिपेयर कर लेंगे, इसको ज़्यादा अच्छे से देख लेंगे बस, ठीक है ना। कंसाइनमेंट का चांस है तुम्हारा अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन में, क्योंकि एक बार ये इंस्टीट्यूट कर रही है, तो चांसेस हैं कि कंसाइनमेंट तुमसे पूछा जा सकता है। चांसेस हैं बस, हाँ, क्योंकि ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे मेरे को पार्टनरशिप में दिख गया है। अब कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन से एक क्वेश्चन आने के चांस है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से आ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि ये देखो 5 अटेम्प्ट से लगातार पूछा जा रहा है और नॉट फॉर प्रॉफिट से आया नहीं है, तो आने के चांसेस यहाँ पे बन रहे हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं हम। बाकी तुम देख सकते हो यार, ब्रांच में तुम्हारा पूछा जा रहा है बार बार, इंश्योरेंस क्लेम में पूछा जा रहा है, और क्लेम में तुमसे फायर वाला भी पूछ सकता है। 3 बार से फायर वाला ही पूछ रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है फायर वाला पूछे, कुछ और भी पूछ सकता है तुमसे इंश्योरेंस क्लेम के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी कोई ऐसा नहीं है कि वो हर बार एक चीज़ बस पूछ रहे हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 और बाकी सारा वो ऊपर नीचे कर रहे हैं। या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 2 बार पूछा, बाकी सारा वो चेंज करते जा रहे हैं, है ना। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 और 10 मुझे 2 बार दिख रहा है बस, ठीक। चलो आगे बढ़ेंगे। डायरेक्ट टैक्सेशन और इनडायरेक्ट टैक्सेशन एक साथ हो गया है, जिसकी वजह से अब मेरे को सारे टॉपिक्स, इसमें भयानक टॉपिक है यार, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो सारे टॉपिक्स पे इतना फोकस करने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरे को सबसे ज़्यादा हेड्स ऑफ इनकम पे फोकस करना है, क्योंकि 2.5 क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं, 2.5 क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं, और डायरेक्ट टैक्सेशन का बेस ही यही है ना। अगर ये कर लोगे तो इसके आगे भी जो आपको सेट ऑफ में दिख रहा है या डिडक्शंस में दिख रहा है ना, ये दोनों के टॉपिक्स अलग से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। सिमिलर वे में टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड HUF, इनका अलग से कुछ नहीं पूछ सकता, ऊपर वाले हेड्स ऑफ इनकम इंक्लूड करके ही तुम्हें इनके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक। तो सबसे पहला प्रायोरिटी तुम्हारा ये हेड्स ऑफ इनकम होगा, इसे पूरा खत्म करेंगे। सारे चैप्टर्स इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक से 7 मार्क्स का आता है ना। तो यहाँ पे सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, PGBP, कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये 5 करना इज वेरी इंपॉर्टेंट।
उसके बाद सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड में जाओ, डिडक्शंस में जाओ, टैक्सेशन एंड HUF वाले में जाओ। तो ये 3 टॉपिक्स मेरा सेकंड प्रियोरिटी। और उसके बाद तुम्हारे पास फिर भी टाइम बच रहा है तो इसको थर्ड प्रियोरिटी में करो, और इसके बाद भी तुम्हारे पास टाइम बच रहा है तो उससे फिर तुम ये वाला और ये वाला कर लेना, है ना। लेकिन इतना कंप्लीट करने के बाद तुम पहले इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे चले जाना, फिर डायरेक्ट टैक्सेशन का बचा हुआ टॉपिक करना। इनडायरेक्ट टैक्सेशन से तुम्हें 2, 3, 4, 5 4 क्वेश्चंस इनडायरेक्ट टैक्सेशन से पूछे जाते, डायरेक्ट टैक्सेशन से पूछे जाते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का एक साथ आने वाला है पेपर। 7 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होंगे। 7 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में से 4 तुम्हारे डायरेक्ट टैक्सेशन से आते हैं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में किससे प्रियोरिटी देना है? डायरेक्ट टैक्सेशन को प्रियोरिटी देना है। और उसमें भी पहला टॉपिक ये, दूसरा टॉपिक ये और तीसरा टॉपिक ये करेंगे। फिर जाएंगे हम इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे, और पहले मैं इनडायरेक्ट टैक्सेशन का डिस्कस कर लूँ क्या? फिर उसके बाद हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो देख लेंगे, है ना। तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन में भाई साहब तुम्हें एक क्वेश्चन तो फ्री में इंस्टीट्यूट मार्क्स दे रही है। कौन सा वाला? ये कंसेप्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स से वो पूछ लेते हैं एक पार्ट, और एक इंट्रोडक्शन टू GST लॉ से पूछ रही है। दोनों छोटे छोटे पार्ट एकदम से, इन दोनों से एक एक क्वेश्चन बना दिया तो तुम्हारा 14 मार्क्स इंस्टीट्यूट ने तुम्हें फ्री में ही बांट दिया, मैं बोलूँगी। और ये ऐसा नहीं है एक ही बार बांट रही है, इंस्टीट्यूट अपने रिसेंट अटेम्प्ट में इससे बांट ही रही है तुम्हें, है ना। तो तुम्हें इसे उठा लेना है अगर चांसेस हैं कि पूछे जाएं। अगर नहीं भी पूछा जाएगा यार तो ये मेरा तो ज़्यादा टाइम लेके नहीं जा रहा है। इसमें मैं मुश्किल से दूंगी 1 घंटा, ये दोनों टॉपिक खत्म हो जाएगा। और इंस्टीट्यूट पूछ ले तो बहुत बढ़िया, 14 मार्क्स का ग्रैब हो गए। नहीं पूछे तो क्या हुआ, हम आगे के टॉपिक्स भी तो करेंगे ना, है ना। तो इन दोनों को अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे क्योंकि 1 ही घंटा लेके जाता है। तो ये तुम्हारी फर्स्ट प्रियोरिटी होने वाली है अंडर इनडायरेक्ट टैक्सेशन। फिर आओगे तुम लेवी एंड कलेक्शन वाले टॉपिक पे, फिर आओगे टाइम एंड वैल्यू, और इसके बाद भी तुम्हारे पास टाइम बच गया तो ये ITC वाला कर लेना 4th प्रियोरिटी पे। और 5th प्रियोरिटी पे ये तुम्हारा वैल्यूएशन ऑफ कस्टम से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछ रही है तो 5th प्रियोरिटी में वो खत्म कर लेना। डन। उसके बाद आप बाकी सारे बच्चे कुछ चैप्टर्स में जा सकते हो, क्योंकि देख सकते हो यार ये तुम्हारा न्यू सिलेबस है और यहाँ कितना खाली है, क्योंकि इंस्टीट्यूट यहाँ से पूछ ही नहीं पा रही है। कैसे पूछेगी भाई साहब? 3 ही तो क्वेश्चन है उनके पास, 3 में वो कहाँ बांटे, नहीं बांट सकते इतना, है ना। चलो, तो ये हो गया इनडायरेक्ट टैक्सेशन का ज्ञान। अब आ जाओ इनके क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस में अभी इंस्टीट्यूट ने कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ऊपर एक क्वेश्चन बनाया था, बेसिक कॉन्सेप्ट्स इनकम टैक्स के अंदर। यही पहले भी पूछा जा चुका है। तो पहले टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स इवेशन भी पूछा गया है इससे, तो इसके ऊपर चांसेस है कि तुमसे पूछ लिया जाए अभी, है ना। नेक्स्ट, रेसिडेंशियल स्टेटस से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स वाला पार्ट जो तुम देख रहे हो ना, 1 वाला पार्ट, चैप्टर नंबर 1 जो तुम्हें इनकम टैक्स के अंदर दिया हुआ है, इससे एक क्वेश्चन बनता है 7 मार्क्स का। बस सिर्फ 7 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इंस्टीट्यूट कैन चेंज, कभी वो बेसिक से पूछते हैं, कभी वो रेसिडेंशियल से पूछते हैं, कभी एग्रीकल्चर इनकम से पूछते हैं, तो वो ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाओ, सैलरीज हर बार पूछा जा रहा है, हाउस प्रॉपर्टी हर बार पूछा जा रहा है, PGBP हर बार पूछा जा रहा है, कैपिटल गेन्स हर बार पूछा जा रहा है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हर बार पूछा जा रहा है, और सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड से पूछा जा रहा है। डिडक्शंस तो कर ही लेंगे, क्योंकि डिडक्शन इज लाइक मेरे क्वेश्चन में थोड़ा सा पार्ट डिडक्शन का इंस्टीट्यूट घुसा सकती है। इन सारे से टॉपिक पूछ लेगी हेड्स ऑफ इनकम से, और थोड़ा सा पार्ट वो डिडक्शन का पूछ लेंगे। साथ ही साथ ये जो टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल HUF वाला पार्ट है ये भी खत्म कर लेंगे, क्योंकि कभी वो नॉर्मल टैक्स रेजिम से पूछते हैं, कभी वो डिफॉल्ट वाले से पूछते हैं, है ना। तो वो ऊपर नीचे कर लेते हैं, इसलिए तुम्हें ये वाला पार्ट भी बढ़िया से कर लेना है। आगे बढ़ जाओ। इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे जैसा मैंने बताया कि एक क्वेश्चन तुम्हारा इधर से आता है, तो ये तो इतना छोटा टॉपिक, इसमें थोड़े ना एक ही करके जाओगे, है ना। तुम सारे ही कर लो, यहाँ से सारे ही कर लो जितने भी हैं। लेकिन फिर भी देखना चाहो तो प्री GST रेगिम से 2 बार पूछा गया, और कंसेप्ट एंड फीचर से 2 बार पूछा गया। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन टू GST लॉ में ये GST काउंसिल, GST नेटवर्क से रिलेटेड तुम्हें पूछ रहे हैं, और बेनिफिट्स ऑफ GST, ये 2 पूछा है उन्होंने। फिर आ जाओ बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई, एक बार वैल्यू पूछा, एक बार टाइम पूछा, एक बार वैल्यू पूछा, तो तुम्हें टाइम पूछा जा सकता है वापस, हाँ, अगर ऐसा ही पैटर्न इंस्टीट्यूट आगे कंटिन्यू करे तो ना। ये बात हो गई हमारे, और वैल्यूएशन रूल से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है जो मैंने बता दिया तुम्हें। तो ये हो गया हमारा DT और IDT खत्म। अब आ जाओ भाई साहब कॉस्ट अकाउंटिंग, मेरा सब्जेक्ट है तो थोड़ा सा डिटेल जाएंगे इसमें, थोड़ा सा डिटेल्स में बात करेंगे। सबसे पहली बात, तुम्हें अगर शुरुआत करनी है रिविजन्स की, तो रिविजन में आ जाओ भाई साहब नीचे।
नीचे में भी कौन सा खत्म करना है, पहले कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स खत्म करना है, क्योंकि ये चैप्टर तुम्हें देके जाएगा 34 मार्क्स। 34 मार्क्स देके जाएगा। बताओ 14 + 7 + 7 अगर ऐसे देखोगे तो 28 मार्क्स आता है। एवरेज में बात करूँ तो तुम्हारा 34 मार्क्स देके जाता है ये चैप्टर। एक फुल क्वेश्चन आता है जो अभी तक मार्जिनल कॉस्टिंग से ही आता रहा है। हर बार मार्जिनल कॉस्टिंग से ही एक कंप्लीट क्वेश्चन पूछा इंस्टीट्यूट ने, तो आगे भी चांसेस हैं कि इसी से पूछा जाए। लेकिन इंस्टीट्यूट कभी कभी कर देती है कि एमटीपी में वो स्टैंडर्ड वाले से पूछ लेते हैं। अगर स्टैंडर्ड वाले से भी पूछ रहे हैं ना भाई साहब, हमारा कोई नुकसान नहीं है, मटेरियल और लेबर ही तो है। स्टैंडर्ड वाले से ऐसा हो सकता है कि वो 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लें, या बजट से भी वो 14 मार्क्स का क्वेश्चन अगर पूछ रहे हैं, तो इट्स नॉट एट ऑल तुम्हारा तकलीफ अगर तुमने ये तीनों चैप्टर्स को अच्छे से कर लिया है तो। क्योंकि यार तुम्हें बताऊं, मार्जिनल कॉस्टिंग है कॉम्प्लिकेटेड, तो उस पर 14 मार्क्स पूछना है जायज़। लेकिन अगर इंस्टीट्यूट फिर भी तुम्हें इन दोनों टॉपिक में से किसी से उठा के 14 मार्क्स का पूछ रही है, तो ये दोनों तो बड़े आसान है। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर तुम्हारे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मटेरियल और लेबर ही है, इसमें क्या ही पूछ लेगी इंस्टीट्यूट, है ना? क्या ही पूछ लेगी, मटेरियल और लेबर ही पूछेगी तुमसे। दोनों को एक ही साथ इंक्लूड करके क्वेश्चन बना सकती है, बस इससे ज़्यादा तो कुछ होने नहीं वाला, है ना? तो कोशिश करेंगे कि इसको भी बढ़िया से प्रिपेयर कर ले। किसी से भी अगर इंस्टीट्यूट 14 मार्क्स का पूछती है इन तीनों में से, तो तुम तीनों के लिए प्रॉपरली प्रिपेयर्ड होने चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ तुम्हारे थोड़े आसान टॉपिक्स में। तो पहले हमने ये खत्म कर लिया थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, फिर आ जाएंगे हम हमारा कॉस्ट बुक कीपिंग पे। कॉस्ट बुक कीपिंग से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी वो पूछ लेते हैं तुम्हारा इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड वाला पार्ट, कभी तुम्हें वो रिकंसिलेशन वाला पार्ट पूछ लेते हैं। दोनों ही बड़ा आसान है ना? और तुम्हें एक क्वेश्चन बन जाएगा तुम्हारा 7 मार्क्स का, तो इसे बढ़िया से कवर कर लेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड छोड़ने वाली चीज़ नहीं है भाई साहब, इससे आसान चीज़ क्या ही होगी बताओ ज़रा मेरे को। हाँ, 2-3 पेजेस का चैप्टर है और तुम्हें दे के जाता है हर बार 7 मार्क्स। पिछली बार तो ये 12 मार्क्स का आया था, बताओ ज़रा। तो इसे भी बढ़िया से प्रिपेयर कर लेंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्रायोरिटी हो गई। अब आ जाओ फोर्थ प्रायोरिटी पे। फोर्थ पे तुम कॉन्ट्रैक्ट, प्रोसेस और ऑपरेटिंग, सिर्फ ये 3 करोगे। जॉब बैच की बात नहीं कर रही मैं, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट, प्रोसेस, ऑपरेटिंग तुम्हारा फोर्थ प्रायोरिटी होना चाहिए। फिफ्थ में आ जाओ ऊपर आके तुम पहले मटेरियल खत्म करो और ओवरहेड्स खत्म करो, क्योंकि ये दोनों टॉपिक से हर बार पूछा जा रहा है। फिर कॉस्ट शीट में आ जाओ, कॉस्ट शीट खत्म करो और उसके बाद जाओ तुम्हारा लेबर और इंट्रोडक्शन वाले पार्ट्स में। डन। तो ये तुम्हारा सीक्वेंस होगा। देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, या लिखना है तो लिख भी लो, है ना? चलो आगे बढ़ेंगे। अब आ जाओ टॉपिक्स पे, क्या पूछा जाता है क्वेश्चन में। इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग में तुम्हें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड थ्योरी टॉपिक क्या है। देखो, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, फिर से ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। 4 बार तो ऑब्जेक्टिव ही पूछ लिया इंस्टीट्यूट ने। फिर आओ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, 1 बार 2 बार रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर पूछा है। और इसेंशियल्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग तुम्हें 2 बार पूछा गया, इसेंशियल्स लिमिटेशंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के ऊपर 2 बार क्वेश्चंस बने। फिर एक क्वेश्चन फॉर श्योर है इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग में, दैट इज कॉस्ट शीट का क्वेश्चन। हर बार पूछा जा रहा है, आगे भी पूछने के चांसेस हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कॉस्ट शीट से आ जाएगा। मटेरियल में अगर आप देखो तो मिनिमम स्टॉक, रीऑर्डर लेवल, एवरेज लेवल अभी रिसेंट दिसंबर 24 में पूछा गया है। लेकिन मोस्टली अगर मैं बात करूँ ना, तो इससे थ्योरी क्वेश्चन आता है। पिछले अटेम्प्ट में प्रैक्टिकल था, लेकिन अगर तुम बाकी पहले देखो तो ABC एनालिसिस, बिल ऑफ मटेरियल, सेंट्रलाइज सिस्टम, स्पॉइलेज और स्क्रैप के बीच में डिफरेंस क्या है, जस्ट इन टाइम क्या होता है, परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम, मटेरियल कंट्रोल सिस्टम, तो वो ज़्यादा थ्योरी पूछना प्रेफर करते हैं मटेरियल वाले चैप्टर से। ठीक है, कभी कभी वो प्रैक्टिकल भी उठा के पूछ लेते हैं, जैसे EOQ के ऊपर पूछ लिया या मिनिमम स्टॉक रीऑर्डर लेवल पे पूछ लिया। लेबर पे आऊँ तो लेबर पे आपको वो जो प्लान्स होते हैं ना, डिफरेंट बोनस आवर्स, रो1, हाल से प्लान, ये सारे प्लान्स के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है अगर प्रैक्टिकल आ रहा है तो। और अगर थ्योरी आ रहा है तो आइडल टाइम और ओवर टाइम के ऊपर ही पूछती है इंस्टीट्यूट मोस्टली, या फिर आपको एक टर्नओवर वाला लेबर टर्नओवर के ऊपर भी थ्योरी बन सकता है। डन, आगे बढ़ो। ओवरहेड्स में ये एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड बहुत बार पूछा गया है कि अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ है, ओवर एब्जॉर्प्शन हुआ है, क्या हुआ है ये बता दो और उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5 बार तो यही पूछा गया, बताओ। फिर आ जाओ, ये पहला टॉपिक जो ओवरहेड से वो पूछ सकते हैं। दूसरा वो पूछ सकते हैं वो साइमल्टेनियस इक्वेशन चलेगा या स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड चलेगा, रेसिप्रोकल चलेगा, ये वाला पूछ लेते हैं। ठीक है, देख लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टाइम्स वो पूछ लिया।
और एक बार ये आया था ओवरहेड रिकवरी वाला क्वेश्चन। इसमें से थ्योरी नहीं आता, इसमें से प्रैक्टिकल ही आता है मोस्टली। थ्योरी आने के चांसेस लेबर और मटेरियल से हैं, प्रैक्टिकल ओवरहेड से हमेशा प्रैक्टिकल ही आ रहा है। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोई भी उठा के पूछ सकते हैं, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि इसी से पूछेंगे। लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट के ICMAI स्टडी मैट है तुम्हारे पास, है ना, उस स्टडी मैट में चेक करो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जहाँ से शुरुआत हो रहे हैं ना, वहाँ नीचे में मेंशन है कि कौन कौन से कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को डिटेल में पढ़ना है। उन वाले कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को एक बार डिटेल में देख लेना। फिर आ जाओ कॉस्ट बुक कीपिंग। कॉस्ट बुक कीपिंग में पिछली बार तुमसे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का रिकंसिलेशन वाला पूछा था, लेकिन उसके पहले के 2 अटेम्प्ट में उन्होंने इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड पूछा, फिर पिछले 2 अटेम्प्ट में रिकंसिलेशन पूछा, फिर एक अटेम्प्ट में नॉन इंटीग्रेटेड पूछा। तो ऊपर नीचे कर सकती इंस्टीट्यूट, दोनों में से किसी से भी पूछा जा सकता है। दोनों को प्रिपेयर करो बढ़िया से। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में क्या ही पूछेगा, प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, वही पूछा है हर बार। प्रोसेस कॉस्टिंग में जॉइंट कॉस्ट भी एक नाम का चैप्टर होता है ना, लेकिन इंस्टीट्यूट ऊपर नीचे यहाँ पे भी कर सकती है यार। कभी वो प्रोसेस से पूछते हैं, कभी वो जॉइंट से पूछते हैं, है ना। चांसेस हैं कि इस बार जॉइंट से पूछे जाएं, लेकिन कोई भरोसा नहीं, इंस्टीट्यूट प्रोसेस से भी पूछ सकती है तुमसे, तो ऊपर नीचे हो सकता है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में ट्रांसपोर्ट वाला टॉपिक सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, लेकिन अगर आप रीसेंट अटेम्प्ट्स में देखो तो एज ये इतने बार पूछा गया ना, तो इंस्टीट्यूट इसको अभी रीसेंट अटेम्प्ट्स में इतना प्रायोरिटाइज नहीं कर रही। वो होटल से भी पूछ रहे हैं, हॉस्पिटल से भी पूछ रहे हैं, तो आगे पीछे कर रहे हो, क्योंकि ट्रांसपोर्ट से पहले ही बहुत सारा पूछ लिया है इंस्टीट्यूट ने। फिर आ जाओ मार्जिनल कॉस्टिंग। इस पे तो कुछ नहीं बोला जा सकता। पहले ऐसा होता था कि 7 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब एक फुल क्वेश्चन इंस्टीट्यूट अलग अलग टॉपिक से पूछ रही है। अभी 2 अटेम्प्ट से ऐसा हो रहा था कि वो की फैक्टर एनालिसिस के ऊपर 14 मार्क्स का क्वेश्चन बना रहे थे, लेकिन पिछले अटेम्प्ट में ऐसा हुआ इवैल्यूएशन ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव पूछ लिया। कोई भी पूछे भाई साहब, अच्छे से अगर ये टॉपिक कर लिया ना तो फिर आसान लगता है। ये क्वेश्चन जो 14 मार्क्स का पूछा गया था दिसंबर 24 में, बहुत आसान था, बहुत ज़्यादा आसान था। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया होगा तो मे भी शायद आपसे ये बना ही नहीं होगा, लेकिन बहुत आसान था। एक बार आप क्वेश्चन को ऊपर से नीचे पढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा वाह यार कितना आसान क्वेश्चन है। फिर आ जाओ स्टैंडर्ड में मटेरियल लेबर। तो इस बार चांस है तुमसे लेबर पूछ लिया इंस्टीट्यूट ने, ऐसा हो सकता है, ठीक है। बजट में हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो कहीं से भी उठा के इंस्टीट्यूट पूछ सकती है। कैश बजट पूछा था पिछले अटेम्प्ट में, पिछली बार फ्लेक्सिबल बजट पूछा था, उससे पहले प्रोडक्शन बजट पूछा था। तो इंस्टीट्यूट ऊपर नीचे कर रही है टॉपिक्स, आगे भी चांसेस हैं कि फ्लेक्सिबल कोई भी बजट से तुमसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलो, तो कॉस्ट अकाउंटिंग खत्म। अब हम आ रहे हैं OMSM पे। OMSM पे भाई साहब इंस्टीट्यूट ने एक बहुत बड़ा झोल कर दिया। क्या किया, तो OMSM इंट्रोडक्शन से हर बार एक क्वेश्चन आता था, बदल दिया भाई साहब इंस्टीट्यूट ने। बोला कि यार इसी टॉपिक से कितना पूछेंगे, इस क्वेश्चन को उठा के कहाँ शिफ्ट कर दिया, चैप्टर नंबर 2 में शिफ्ट कर दिया। तो चैप्टर नंबर 2 के पास भी बहुत सारा थ्योरी है, तो इंस्टीट्यूट अब उससे पूछ रही है। तो तुम्हारे में ऐसा हो सकता है कि वो या तो इससे पूछे या तो इससे पूछे, वो दोनों में से किसी से भी पूछ सकते हैं। इस अटेम्प्ट के पहले मैं ये बोलती थी चैप्टर नंबर 1 की थ्योरी इज़ द बेस्ट थ्योरी, क्योंकि बहुत छोटी सी है, उसे ख़त्म करो। अभी भी मैं यही बोलूँगी कि चैप्टर नंबर 1 की थ्योरी कर लेना, लेकिन इसको पहली प्रायोरिटी नहीं रखने वाली मैं, क्योंकि ऊपर नीचे इंस्टीट्यूट कर सकती है, या तो वो इससे पूछेंगे या तो वो सेकंड चैप्टर की थ्योरी से भी पूछ सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है जो अभी तक बिगड़ी नहीं है, दैट इज़ डिमांड फोरकास्टिंग का क्वेश्चन। चांसेस हैं कि आगे भी तुम्हें डिमांड फोरकास्टिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाए। और ऑपरेशन प्लानिंग के अंदर और भी टॉपिक्स हैं भाई साहब, जैसे कैपेसिटी वाला टॉपिक, इसके ऊपर भी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा प्रैक्टिकल है ना। तो इस पर भी चांसेस हैं कि प्रैक्टिकल बन जाए तुम्हारा। अब आ जाओ डिज़ाइनिंग ऑफ ऑपरेशनल सिस्टम। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे तो पूछेगी इंस्टीट्यूट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि, ठीक है। तो मेरे को अगर सीक्वेंस सेट करना हो तो आई से टेल यू कि सबसे पहले ख़त्म करो चैप्टर नंबर 6 और 7, क्योंकि इनसे फॉर श्योर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा एक। तो मेरा ये दोनों एक पहली प्रियोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों को मिला के ही एक क्वेश्चन बनता है, 5A और 5B। फिर इसके बाद तुम आना चैप्टर नंबर 3 पे। चैप्टर नंबर 3 की थ्योरी ख़त्म कर लेना। चैप्टर नंबर 3 की अगर थ्योरी कर रहे हो तो ये 2B में पूछा जाएगा, और 2A में तुम्हें 1 और 2 इन दोनों में से किसी की थ्योरी पूछ ली जाएगी। तो एक यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन है कि मुझे अगर ये चैप्टर नंबर 3 का थ्योरी आता है अच्छे से, तो मेरे को फर्स्ट और सेकंड की भी थ्योरी अच्छे से करनी पड़ेगी, तब जाके मैं सेकंड वाला क्वेश्चन को अच्छे से कवर कर पाऊंगी, ठीक है। इसके बाद ये तो बात हो गई OMSM की, OM वाले पार्ट की। अगर तुम मेरे से SM पूछोगे ना, तो मैं बोलूँगी भाई साहब इन सबको छोड़ो। सबसे पहली प्रायोरिटी तुम्हारी होनी क्या चाहिए पता है? सबसे पहली प्रायोरिटी अगर OMSM में बात करें तो ये 4 चैप्टर ऑफ SM,
क्योंकि इन 4 चैप्टर से तुम्हें 1, 2, 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई अंडरस्टैंड थ्योरी है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते, हमें थ्योरी पढ़ना पड़ेगा अगर OMSM देना है तो, है ना। तो ये 4 चैप्टर्स मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि इससे 3 क्वेश्चन आते हैं। ये खत्म किया, उसके बाद चौथा क्वेश्चन मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स और मेंटेनेंस से खत्म कर लूंगी, तो ये मेरी सेकंड प्रायोरिटी बन गई। थर्ड प्रायोरिटी में डिजाइनिंग वाला टॉपिक खत्म करेंगे। फोर्थ वाला चैप्टर आई अंडरस्टैंड की इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस 4th चैप्टर में से कहीं से भी पूछा जा सकता है। अगर अभी के रीसेंट अटेम्प्ट्स की मैं बात करूं और इंस्टीट्यूट अगर इसे ही आगे फॉलो करती रहती है, तो इन दैट केस असाइनमेंट से हर बार पूछ रहे हैं वो एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन वो थ्योरी का ले लेते हैं यहाँ से, एक क्वेश्चन वो साइमुलेशन से ले रहे हैं। लेकिन एक अटेम्प्ट में ऐसा भी हुआ कि उन्होंने क्यू से उठा लिया, तो ऊपर नीचे वो कर सकते हैं। और इससे पहले वाला जून 23 भी न्यू सिलेबस का है, लेकिन उन्होंने ऊपर वाले से पूछा था। मुझे क्या चांसेस लगते हैं पता है, कि इतने बार तो हो गया ना इसका, कितना ही इसको पूछेगी इंस्टीट्यूट को भी ऐसा लग सकता है कि अब इनसे पूछ लें भाई साहब ऊपर वाले टॉपिक्स, है ना। तो यहाँ ऊपर नीचे हो सकता है। अगर 4th चैप्टर कवर कर रहे हो तो पूरा कवर करना पड़ेगा, तभी तुम्हारा बढ़िया से इसके मार्क्स कवर कर पाओगे तुम। तो 4th प्रायोरिटी इसे रख दिया है मैंने। ये प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भूल गई लगता है, ऐसा का नाम का कोई चैप्टर है, इसे पूछती ही नहीं है, तो इसे 5th प्रायोरिटी पे खत्म करेंगे। ठीक, चलो आगे बढ़ेंगे। ऑपरेशन मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन से भाई साहब पिछली बार क्वेश्चन नहीं आया, लेट्स सी आगे आ सकता है। आता है तो आपको इस चैप्टर को पूरा का पूरा ही कवर करना है, क्योंकि कहीं से भी आ सकता है। फिर आ जाओ ऑपरेशनल प्लानिंग। इसमें की थ्योरी देख लो यार कहाँ से आ रही है। प्लांट लेआउट का प्रिंसिपल, ये थ्योरी में पूछा जा सकता है। एग्रीगेट प्लानिंग पे थ्योरी आ रही है, और इकोनॉमिक लॉट साइज के फैक्टर्स बता दो, ये थ्योरी आ चुका है पहले। नोट ऑन एग्रीगेट प्लानिंग, आइडेंटिफाई बॉटलनेक सेंटर, सिस्टम कैपेसिटी, सिस्टम एफिशिएंसी। और फिर आ जाओ थ्योरी पे, और थ्योरी नहीं है, हाँ फिर सेल्स फोरकास्टिंग के ऊपर एक क्वेश्चन बन रखा है। तो ऐसे थ्योरी वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। डिमांड फोरकास्टिंग से हर बार पूछती है इंस्टीट्यूट, चांसेस हैं कि अभी भी पूछे। और अगर डिमांड फोरकास्टिंग से नहीं पूछती इंस्टीट्यूट, अब हो गया ऐसा, हो सकता है क्योंकि फर्स्ट चैप्टर के साथ भी हो चुका है ना, तो किसी के भी साथ हो सकता है, तो कैपेसिटी प्लानिंग से भी पूछने के चांसेस हैं। चलो आगे बढ़ेंगे। डिजाइनिंग ऑफ ऑपरेशनल सिस्टम सब करो, कहीं से भी आ सकता है। सीक्वेंसिंग, ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसमें ना थोड़ा सा एडिशन हुआ है न्यू सिलेबस में, अगर तुमने देखा होगा तो वो जो नया एडिशन है ना, उसकी वजह से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके पूछने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। LPP अभी तक इंस्टीट्यूट उसको प्रियोरिटाइज नहीं कर रही है, आई थिंक इसे प्रियोरिटाइज कर सकती है आगे जाके, तो इसके टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट हैं। साइमुलेशन के ऊपर आते हैं क्वेश्चंस, जैसे आते हैं वैसे ही टाइप के आएंगे। आप इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट से अगर सारे क्वेश्चन देख ले रहे हो तो हो जाएगा तुम्हारा। क्यू से सिर्फ एक बार पूछा गया है, चांसेस हैं तुमसे पूछे जा सकते हैं यहाँ पे। ट्रांसपोर्टेशन से अभी न्यू सिलेबस में एक बार भी नहीं पूछा गया है, इसके भी चांसेस बन रहे हैं। असाइनमेंट भाई साहब बहुत दिन से इंस्टीट्यूट चला रही है, आई थिंक कि अब नहीं आएगा, आ भी सकता है। और थ्योरी में प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल वाले पार्ट से ही थ्योरी पूछती है इंस्टीट्यूट। ठीक, चलो आगे बढ़ेंगे। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में नेटवर्क डायग्राम बनाओ और फ्लोट का कैलकुलेशन करो, ये मोस्टली हर बार पूछा जा रहा है। और एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन कभी निकालने बोल देते हैं, कभी क्रिटिकल पाथ निकालने बोल देते हैं। एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन कब निकालने बोलेंगे, वो ऑप्टिमिस्टिक पेसिमिस्टिक वाले सिचुएशन पे। तो ये ऑप्टिमिस्टिक पेसिमिस्टिक वाला सिचुएशन, पर्ट वाला एनालिसिस भी कर लो अच्छे से, और CPM एनालिसिस भी अच्छे से कर लो, क्योंकि इसके ऊपर एक क्वेश्चन आएगा ही, और उसमें फ्लोट वाला पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो फ्लोट भी तुम्हें निकालना आना चाहिए, तीनों टाइप का फ्लोट, टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट, तीनों ही आने चाहिए। इकोनॉमिक्स ऑफ मेंटेनेंस एंड स्पेयर्स मैनेजमेंट, ऊपर नीचे कोई भी टॉपिक पूछ सकती है इंस्टीट्यूट, तुम्हारा सब प्रिपेयर्ड होना चाहिए भाई साहब बढ़िया से। ठीक है, चलो SM इंट्रोडक्शन में कोई भी टॉपिक आ रहा है, कोई ऐसा प्रायोरिटी नहीं है। स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एंड प्लानिंग में वो 5 मेन स्टेप ऑफ फॉर्मल स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कई बार पूछ चुके हैं, और अभी रिसेंट अटेम्प्ट में पूछा। बिजनेस इन्वायरमेंट 2 ही बार पूछा गया है, लेकिन ये रिसेंट अटेम्प्ट में हो गया, तो अब मुझे नहीं लगता कि ये वापस से पूछेगी इंस्टीट्यूट। तुम्हारे साथ इधर के टॉपिक्स, इधर के टॉपिक्स, इधर के टॉपिक्स, ये वाले टॉपिक्स, ये सब पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। फिर आ जाओ फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजी। गोल कॉन्ग्रुएंस पे बार बार बना है। BPR तो इंस्टीट्यूट का फेवरेट टॉपिक है, वो 1-2 अटेम्प्ट के बाद पूछ ही लेते हैं। और SBU, पहले SBU इंपॉर्टेंट हुआ करता था, आई डोंट थिंक कि अब SBU में, अगर तुम कंटेंट देखो OMSM की बुक उठा के, तो SBU का ज़्यादा कंटेंट बचा भी नहीं है, तो इंस्टीट्यूट क्या ही पूछेगी उससे। पहले SBU का ज़्यादा कंटेंट होता था तो उससे पूछते थे। तो क्या पढ़ना है यहाँ पे, सब पढ़ना है।
पर गोल कॉन्ग्रुएंस, बीपीआर, ये 2 टॉपिक को बढ़िया से देख लेंगे। अभी ट्रांसनेशनल स्ट्रक्चर के ऊपर पूछा, ट्रांसनेशनल के साथ और सारे स्ट्रक्चर भी हमारे पास अवेलेबल हैं, वो सारे को एक साथ देख लेंगे। ये टेस्ट वाला भी पूछने के चांसेस बन सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाओ डिजिटल स्ट्रैटेजी। ये नया चैप्टर है और बहुत आसान चैप्टर है, तो आई सजेस्ट यू इसका सब कवर करो, सब। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने यहाँ पे बता दिए हैं, अदरवाइज तो तुम्हें सभी कवर करना है भाई साहब। बस प्रायोरिटी ध्यान रखना कि किस सीक्वेंस में तुम कवर करते चलोगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। सीक्वेंस वाइज चलोगे तो एटलीस्ट मेन चैप्टर्स तुम्हारे पहले कवर हो जाएंगे और अच्छे से कवर हो जाएंगे। आगे बढ़ो, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में भी जहाँ जहाँ थ्योरी ना, इंस्टीट्यूट थ्योरी को बड़ा प्रायोरिटाइज करती है। देखो जरा, इसके ऊपर 7, 14, 21, 28 मार्क्स का चैप्टर है भाई साहब, ये 7th वाला तुम्हारे ऑडिटिंग के अंदर। तो तुम इसमें ज़्यादा ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, इसमें नहीं दे रहे हो अभी तक, तो ये फर्स्ट प्रियोरिटी है तुम्हारी थ्योरी में। फिर आ जाओ तुम शेयर्स एंड डिबेंचर्स वाला, इसे सेकंड में करो, इससे 2 क्वेश्चन बन रहे हैं हर बार 7 मार्क्स के। फिर ये प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करो। फिर ये चैप्टर नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें भी इंश्योरेंस वाला पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जा रहा है। कैश फ्लो स्टेटमेंट करोगे। फिर नीचे आओ, नीचे आने के बाद अब आप ऑडिटिंग वाला चैप्टर कर लो एक, फिर ये ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स कर लो, और फिर उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कवर करो। तो कुछ इस टाइप की सीक्वेंस होगी तुम्हारे रिविजन्स की ना। नेक्स्ट कुछ टॉपिक्स जो बार बार पूछे जा रहे हैं, 4 फीचर बार बार पूछा जा रहा है, एंड तुमसे ये थियोरेटिकल मार्केट प्राइस वाला क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, अंडर राइटर्स बार बार पूछा गया। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिससे बार बार क्वेश्चंस बने हैं। प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट से बैलेंस शीट बनाओ पूछते हैं वो बार बार, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में तुमको कैश फ्लो स्टेटमेंट ही पूछेंगे, और क्या ही पूछेंगे। आगे आ जाओ इंश्योरेंस में। इंश्योरेंस में लाइफ है, फायर है, वो ऊपर नीचे करते रहते हैं। लाइफ फायर ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है कि उसी से पूछेंगे, दोनों में से कोई से भी पूछ सकते हैं वो। नेक्स्ट आ जाओ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। 2 बार ऐसा हो रहा था, वो ईपीएस ही पूछ रहे थे, तो बच्चों को लगा ईपीएस ही पूछेंगे, लेकिन फिर एम्प्लॉय पूछ लिया इंस्टीट्यूट ने। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिपेयर कर रहे हो तो। अभी सिनेरियो ऐसा चल रहा है कि इंस्टीट्यूट इज ब्रेकिंग द पैटर्न्स, है ना। जब इंस्टीट्यूट इज ब्रेकिंग द पैटर्न्स तो वी हैव टू प्रिपेयर फॉर, अगर कोई भी चैप्टर को उठा के हम प्रिपेयर कर रहे हैं इसको प्रायोरिटी वाइज लेके, तो उसे हम अच्छे से प्रिपेयर कर ले, इज द मोस्ट बेस्ट थिंग जो अभी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाओ प्रोविजंस रिलेटिंग टू ऑडिट अंडर कंपनीज एक्ट। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जब कवर कर रहे होगे तो इनको थोड़ा ध्यान दे लेना, जैसे एनएफआर है, जैसे फर्स्ट ऑडिटर वाला चीज, जैसे जॉइंट ऑडिट, जैसे ऑडिट फॉर इन्वेंट्री, देन ऑडिट कमिटी, देन सेक्रेटेरियल ऑडिट। तो मुझे लगता है इंस्टीट्यूट का सेक्रेटेरियल ऑडिट बहुत इंपॉर्टेंट या पसंदीदा टॉपिक है, और उसके साथ एक और पसंदीदा टॉपिक है इंस्टीट्यूट का, जो पहले तो आ रहा था पर अभी क्यों नहीं आ रहा है, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। पहले देखो कॉस्ट ऑडिट के बारे में बार बार पूछा जा रहा था, अभी भी चांसेस हैं कि कॉस्ट ऑडिट वाला पार्ट भी तुम्हें अभी पूछा जाए, क्योंकि कॉस्ट ऑडिट तुमसे रिलेट हो जाता है ना, तो चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं उसके पूछने के। नेक्स्ट डिफरेंट अंडरटेकिंग्स वाले में वो कुछ भी पूछ लेते हैं, कभी कॉर्पोरेट, कभी होटल, कभी एजुकेशनल, कभी हॉस्पिटल, तो ऊपर नीचे वो कर सकती है इंस्टीट्यूट। आगे बढ़ो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डाटा एनालिटिक्स। देखो इसके अंदर ये बीच के मेरे को 4-5 टॉपिक्स दिख रहे हैं जिससे हर बार क्वेश्चन आ रहा है। एक ये इंस्ट्रूमेंट्स वाला, ये थ्योरी क्वेश्चन इससे आ जाता है। 2 क्वेश्चंस तुम्हारे यहाँ से बन रहे हैं हर बार, टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस से। सोर्सेज से 1 क्वेश्चन बन रहा है हर बार, कैपिटल बजटिंग से 2 क्वेश्चन, वर्किंग कैपिटल से 2 क्वेश्चन, फाइनेंशियल डिसीजन से मोस्टली 1 क्वेश्चन बन रहा था, लेकिन इस बार 3 क्वेश्चन पूछ लिया इंस्टीट्यूट ने, डायरेक्ट 21 मार्क्स। डाटा साइंस से हर बार बन रहा है, ये जो थ्योरी वाला पार्ट है उसमें डाटा साइंस से हर बार बन रहा है, और डाटा एनालिसिस से हर बार बन रहा है, ठीक है। चलो एक बार मैं तुम्हें सीक्वेंस बता देती हूँ कि किस सीक्वेंस में कवर करना है। पहले ये टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस कर लो, फिर इसके बाद तुम ये सेकेंड में कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल, 4th में ये, फिर जाओ 5th नंबर पे तुम डाटा एनालिसिस कवर करो, 6th में डाटा साइंस कवर करो, 7th में इस पे आओ। फिर जो बचे कुछ चैप्टर्स हैं उन्हें कवर कर सकते हो, क्योंकि उनसे बहुत कम क्वेश्चंस आ रहे हैं, देख लो, है ना। चलो आई होप तुम स्क्रीनशॉट्स लेते जा रहे हो, साथ साथ आगे बढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर बात करें तो तुम्हें ये रेशियोज वाला कैलकुलेशन बार बार पूछा यार इंस्टीट्यूट ने, और फिर कॉमन साइज स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, और फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। तो यही सीक्वेंस चला है सबसे ज़्यादा इससे। फिर उसके बाद
कैश फ्लो स्टेटमेंट से, और उसके बाद ये कॉमन साइज स्टेटमेंट से, ठीक है। नेक्स्ट, सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल में वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग बुक वैल्यू वेट्स, बहुत बार पूछा गया, हर बार ही पूछा जा रहा है ये मोस्टली। नेक्स्ट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है ये बता दो, ऐसे वाले जो क्वेश्चन है वो बार बार पूछे जा रहे हैं। खत्म हमारा FMBD है। अब आ जाओ तुम्हारा आखिरी सब्जेक्ट एंड दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर अगर आप देखो तो हर एक चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं जिसको इंस्टीट्यूट छोड़ती है, सबसे पूछती है भाई साहब। और अगर तुमको मैं प्रियोरिटी बताऊं तो देखो सबसे मार्क्स का पूछा जाता है यहाँ पे, लेकिन प्रियोरिटी जब तुम रिविजन कर रहे हो तो तुम्हारी होनी चाहिए ये और ये। क्यों? बहुत आसान है भाई साहब, इससे आसान क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारे लिए तीनों चैप्टर्स बहुत आसान है और इससे हर बार क्वेश्चन बन ही रहा है, हर बार क्वेश्चन बन रहा है ना। तो क्यों छोड़े इसे जब ये इतना आसान है और 2 क्वेश्चन मेरा खत्म कर देता है। तो पहले आसान वाला और जो ज़्यादा मार्क्स दे के जा रहा है वो टॉपिक को खत्म करते हैं, है ना। तो पहली प्रियोरिटी में तुम इन्हें खत्म करोगे, फिर इसके बाद जाना, और जब तुम फिर इसके बाद मैं बोलूँगी तुम्हें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटिंग वाला चैप्टर खत्म करो। ये दोनों को मिला के 28 मार्क्स बन जाते हैं, है ना। तो एक 14 का कभी वो ऊपर वाले से पूछते हैं, कभी वो नीचे वाले से पूछते हैं, लेकिन एक 14 मार्क्स का पूछते हैं और एक 7 मार्क्स का और एक 7 मार्क्स का। 14, 7, 7 ये दोनों चैप्टर से बनता है, और फिर वैसा ही 14, 7, 7 ये 3 चैप्टर से बनता है। तो मेरी सेकेंड प्रियोरिटी होने वाले हैं ये दोनों चैप्टर्स, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड फोरकास्टिंग एंड बजटिंग। फिर थर्ड प्रियोरिटी में आएगा मार्जिनल कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग के रिलेटेड टॉपिक्स। फिर तुम जाओ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को ऊपर से देखोगे तुम्हारा हो जाएगा, ये मेरा 3rd, 4th, 5th होना चाहिए, 3rd, 4th, 5th, ठीक है। मेरा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन बस ये है कि ये थ्योरी वाला एक इंट्रोडक्शन से पूछा जाता है तो उसको मैंने आखिरी में रख दिया है। बाकी अदरवाइज ये भी बहुत आसान है, ये दोनों चैप्टर्स भी, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ठीक है। प्रॉब्लम आती कहाँ है बच्चों को, ये मार्जिनल वाला पार्ट, स्टैंडर्ड वाला पार्ट में, लेकिन इंस्टीट्यूट सबसे ज़्यादा इसी से पूछती है यार। 28 + 28 मार्क्स इन्हीं से पूछा जा रहा है, तो 56 मार्क्स का तो तुम्हारा ये बीच के 4-5 चैप्टर ही ले जा रहे हैं। चलो, तो सीक्वेंस की बात हो चुकी है, अब आ जाओ आगे। तुम्हें थ्योरी वाला जो चैप्टर है फर्स्ट, उसमें कंपैरिजन वाला क्वेश्चन कई बार पूछती है यार इंस्टीट्यूट, देखो ज़रा। और फिर उसके बाद वो स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग और शॉर्ट नोट ऑन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऐसा टाइप का कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। अब आ जाओ मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग से बड़ा आसान सा क्वेश्चन आता है जो तो तुम्हें करना ही चाहिए। तुम्हें लग रहा है कि मेरे से एप्लीकेशन नहीं बनता भाई साहब, हो सकता है कई सारे स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है इसके अंदर। और इसमें जो 14 मार्क्स वाला इंस्टीट्यूट पूछती है वो वैसे भी इंस्टीट्यूट टफ ही करके पूछती है, आसान पूछती भी नहीं है ना। तो तुम कोशिश करो कि एटलीस्ट ये मार्जिनल कॉस्टिंग वाला जो 7 मार्क्स का बड़ा आसान क्वेश्चन, जिसमें PV रेशियो, BEP क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, यही बताने के लिए बोलता है, वो तो कम से कम कर लेंगे अच्छे से, है ना। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस में फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस के पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट के पास कॉस्ट अकाउंटिंग है मटीरियल और लेबर पूछने के लिए, ठीक है। लेकिन फिर भी वो इंक्लूड करके कई बार पूछ लेते हैं। जैसे यहाँ देखो मटेरियल लेबर का पूछ लिया था, लेकिन अलग से फिर से पूछा मटेरियल लेबर। इंस्टीट्यूट का प्यारा है लगता है मुझे मटेरियल लेबर, लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस कर रहे हो तो फिक्स्ड ओवरहेड को पहली प्रियोरिटी में खत्म करोगे, फिर दूसरे नंबर पे जाओगे तुम मटेरियल एंड लेबर पे, तीसरे नंबर पे जाओगे वेरिएबल और सेल्स वाले वेरिएंसेस पे, ठीक है। चलो, बजट में आ जाए तो फंक्शनल बजट मतलब प्रोडक्शन रिलेटेड बजट्स कई बार पूछे गए हैं, फिर कैश बजट कई बार पूछा गया, बाकी तो फिर इंस्टीट्यूट कुछ भी पूछ रही है। आगे बढ़ जाओ, डिविजनल में इकोनॉमिक वैल्यू एडेड पे एक क्वेश्चन बन रहा है हमेशा, और एक लर्निंग कर्व पे हमेशा बन रहा है। तो ईवा और लर्निंग कर्व, ये 2 टॉपिक्स अच्छे से कर लेंगे यहाँ पे। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग थ्योरी कहीं से भी पूछ सकता है यार, है ना। लेकिन अगर आप देखो तो यहाँ प्रॉफिट सेंटर और रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स के बारे में बार बार पूछा गया है। डिसीजन थ्योरी में तुम्हें डिसीजन ट्री बनाने के लिए कई बार पूछा गया है, ठीक है। बाकी एक टॉपिक तो कहीं से भी आ रहा है, प्रोबेबिलिटी वाला आ रहा है या फिर ये मैक्सिमम मिनिमैक्स वाला आ रहा है, ठीक है। चलो, इसी के साथ हमारा सारा का सारा डिस्कशन और सारे के सारे प्रियोरिटीज़ मैंने तुम्हें बता दिए हैं। एक आखिरी बार एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो तुम्हें बतानी है वो बता देती हूँ कि कल से क्या चालू हो रहा है, मैराथन चालू हो रहा है, ठीक है। तो कल से हमारा मैराथन चालू हो रहा है OMSM कॉस्ट MA। तुम्हारा डेज मैंने लिख दिया है यहाँ पे, तुमने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो वापस से ले लो, और साथ ही साथ
यू हैव टेस्ट सीरीज एज वेल, है ना। तुम टेस्ट सीरीज के लिए इनरोल कर सकते हो, जिसका लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन पे बॉक्स में मिल जाएगा। आई नो बहुत दिन बाद आई मैं, लेकिन तुम्हारे लिए पेपर एनालिसिस लेके आई हूँ भाई साहब, ऐसा नहीं खाली हाथ नहीं आई हूँ, ठीक है। चलो सो अब हम मिलेंगे हमारी कल की क्लास में हमारे मैराथन सेशंस के साथ। और कल का मैंने तुम्हें बताया क्या कि एसएम का क्लास है कल का 12th मई को। एसएम का मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है प्लेलिस्ट में, 4 क्लासेस हैं, वो चारों को देख लो, तुम्हारा एसएम कवर हो जाएगा अप्रॉक्स 7 से 8 घंटे में। और 7 से 8 घंटे एसएम के लिए देना, आई फील ठीक है, दे दो। एसएम अगर 7-8 घंटे में कवर हो रहा है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। 3 क्वेश्चन के आसपास उसी से बन जाता है, 5 लिखने हैं, 3 उसी से बन जाते हैं। तो कल से एसएम आज ही से तुम देखना चालू कर सकते हो, क्योंकि वो पहले से ही अपलोड हो गया है। फिर उसके बाद 13th को तुमको ओएम वाला पार्ट मिलेगा, और वैसे ही हम सीक्वेंस वाइज चलते रहेंगे। मोस्टली आपके जो एमसीक्यू सेशंस है ना, आई एम गोइंग टू टेक इट लाइव एमसीक्यू सेशंस होने वाले हैं। बाकी ये जो मैराथन सेशंस हैं ये आपके रिकॉर्डेड होने वाले हैं। भले रिकॉर्डेड हो, लेकिन फिर भी यू हैव टू फॉलो द स्केड्यूल्स एंड टाइमलाइंस, ठीक है। तभी तुम सब कुछ टाइम पे खत्म करके टेस्ट सीरीज टाइम पे खत्म कर पाओगे। चलो तो अब हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में। टिल देन हैप्पी लर्निंग एवरीवन, राधे राधे, बाय 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 एवरीवन।